पोल्यूशन इज अ बिग मेनास। मुंबई में एक दिन सांस लेना ये 10 सिगरेट पीने के बराबर है। जो आसपास का पोल्यूशन है, जब हम उसे काउंटर करने के लिए एयर प्योरीफायर लगाते हैं, कुछ फायदे हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट जलाना या अगरबत्ती जलाना, इस तरह के सेंटेड कैंडल जलाना, ये सेंटेड स्मोकिंग है। आज कहा जाता है कि 60 to 70% वेप स्मोक करते हैं। वो वेप्स चाइना में बन रहे हैं। लेबल पे कभी कोई लिखा भी नहीं रहता कि क्या क्या गया है उसको बनाने। सिगरेट इज अ नोन डेविल। उसको रिप्लेस करने के लिए जो वेप है, इट इज एज और मे बी मोर डेंजरस देन स्मोकिंग अ सिगरेट। अगर प्योर वेप की एक जॉइंट बनाई है या भिंडी, उसके भी पत्ते आप डाल सकते हो एज अ पार्ट ऑफ द मिक्स। दिस इज द न्यू ट्रेंड। आप उसको ऑर्गेनिक कहिए, आप कहेंगे मैंने आयुर्वेदिक वीड बना दी है, ये सब गलत है। इसके इफेक्ट्स ना आपको एज 30, एज 35 पर दिखेंगे। जो ब्रीदिंग ट्यूब्स है वो नैरो हो जाती है, हवा का आना जाना ठीक से होता नहीं है, हार्ट की राइट साइड फेल हुई रहती है। दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। एडिक्शंस को लेकर एक चीज होती है जिसका नाम है ट्रिगर्स। कि आप किसी दोस्त को मिल लेते हो, उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे स्मोक करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, वैसे ग्लिमर्स थोड़े से खुद को रिमाइंड करो। आपको किस चीज में हाई मिली थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने फुटबॉल में भले आप 10 साल के थे और उसमें आपने एक ऐसा गोल मारा जिसकी वजह से आपकी टीम जीत गई, उस ग्लिमर को याद कीजिए। आज ये हालत है कि हर 15 मिनट में हमारे देश में एक व्यक्ति टीबी की वजह से मर रहा है। हर भारतीय के फेफड़ों में टीबी है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। आज की जो दुनिया है उसमें फीमेल स्मोकिंग पिछले 20-22 साल से बहुत बढ़ रहा है और उसके इफेक्ट इनफर्टिलिटी हो रही है। वी आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग आवर नेक्स्ट जनरेशन इफ दिस डजंट स्टॉप। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई ये एपिसोड सुने, पर मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं शायद अनॉय हो जाएंगे इस एपिसोड की बातों से। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार मैंने खुद भी लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टी करी है, एडिक्शंस का सामना किया। हमने ना एक बहुत फ्रेंडली, अप्रोचेबल, रिलेटेबल, एम्पैथेटिक तरीके से एडिक्शन की बातें करी है। अगर आपको भी सिगरेट की आदत छोड़नी है, छोड़ना है या किसी भी चीज़ की एडिक्शन छोड़नी है, तो इस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीखोगे। पर मैं ये भी मानता हूँ कि हर किसी को, स्पेशली भारत के सिटीजन्स को, ये वाला पॉडकास्ट देखना चाहिए, क्योंकि हम हवा की बात कर रहे हैं, सांसें की बातें कर रहे हैं, स्टैमिना की बातें कर रहे हैं, लंग्स यानी फेफड़ों के हेल्थ की बातें कर रहे हैं। खुद की बॉडी को जानो, खुद की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के तरीके जानो, और वो भी हमारे देश के टॉप लंग डॉक्टर से। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है डॉक्टर समीर गर्डे सर। बढ़िया लंग डॉक्टर है, पूरे भारत के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। इनकी बातें सुनो और अपनी जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप बदलते रहो, हेल्दी होते जाओ। इट्स डॉक्टर गर्डे ऑन TRS। डॉक्टर गार्डे का स्वागत है द रणवीर शो पर। धन्यवाद रणवीर। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे देश के आप एक टॉप लंग स्पेशलिस्ट हो। थैंक यू, गुड टू नो दैट। जब कोई फेफड़ों की हेल्थ के बारे में रिसर्च करते तो आपका नेम निकल के आता है गूगल पर। कितना एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में? 22 साल से तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके पहले के जो 3 साल MD करने में जो गुजारे हो, तो आप कह ही सकते कि 25 साल में इस क्षेत्र में हूँ जी। अक्सर मेडिकल पॉडकास्ट में ना हम फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं कि फैमिली को साथ में बैठकर ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए जी। पर आज आई थिंक स्पेशली हम जेन जी को टारगेट कर रहे हैं मेनली। मेरे एक दोस्त है अगस्त्य शाह, उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट उनके सारे दोस्त बॉम्बे में वेप्स स्मोक करते हैं। और ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, सिगरेट्स होती थी जी। काफी सारे लोग सिगरेट स्मोक करते थे। शायद एटलीस्ट 30% लोग सिगरेट स्मोक करते थे जी। आई वुड से 30% लोग कैनबिस, वीड, गांजा स्मोक करते थे जी। या हशीश, सेम कैटेगरी जी। पर आज कहा जाता है कि 60 to 70% एटलीस्ट वेप स्मोक करते हैं बड़े शहरों में जी। इस पॉडकास्ट से पहले मैं सोचा था कि इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, फिर मुझे पता चला कि देश के छोटे शहरों में भी वेप का कल्चर पहुंच चुका है जी। और फिर लगा कि हिंदी में कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। जरूर। आजकल क्या आप वेप रिलेटेड केसेस ज़्यादा देख रहे हो?
तो रणवीर, ऐसा होता है काफ़ी बार हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हम स्मोकिंग हिस्ट्री पूछते हैं काफ़ी बार, लेकिन जब हम पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं तो हाँ या ना में जवाब आता है। फिर हम उसके आगे पूछते हैं कि दिन में कितनी सिगरेट्स होती है, कितनी बीड़ी होती है और कितने साल से आप स्मोकिंग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से एक थोड़ा सा एक इंडेक्स रहता है, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि लंग डैमेज कितना है। आजकल हम थैंक्स टू द अवेयरनेस गिवन बाय कि आप जैसे लोग जो हमें अवेयरनेस दे रहे हो सोसाइटी में ही, तो हम आज वेपिंग के बारे में पूछने लगे हैं सामने से। क्योंकि होता ये था कि नहीं सर, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, लेकिन फिर कोई उसका दोस्त या अगर बीवी बैठी है तो बताएगी कि नहीं ये वेपिंग करता है। तो अपफ्रंट लोग ये हिस्ट्री देते नहीं है वेपिंग की। उन्हें लगता है हम स्मोकिंग नहीं कर रहे, अच्छी बात है, वेपिंग करें तो सेफ है हम। तो अभी हम भी ये सीख गए हैं कि इस तरह की हिस्ट्री हमें भी अभी लेनी चाहिए। स्मोकिंग का ज़माना गया, जैसा आपने पॉइंट आउट कर दिया। तो डायरेक्टली वेप से तकलीफ होके लोग आना ये कम है अभी भी, लेकिन स्मोकिंग कर रहे थे और स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहे करके हम अभी वेपिंग कर रहे हैं, ऐसे वाले काफ़ी लोग हैं। तो जब हम हिस्ट्री पूछते हैं, ये सब मैंने पहले इसलिए बताया कि हम जब हिस्ट्री पूछते हैं तो अभी हम पूछने लगे कि आप ओके स्मोकिंग नहीं कर रहे हो तो पहले करते थे क्या? तो हाँ सर, पहले करते थे, 2 साल से अभी छोड़ दी है, लेकिन अभी वेपिंग कर रहे। फिर हमारा डिस्कशन उसके ऊपर चलता है। तो अभी स्मोकिंग रिलेटेड जो इंजुरीज होती है फेफड़ों में और वेपिंग रिलेटेड, ये अलग अलग है, लेकिन इंजुरी तो होती है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने सिगारेट या बीड़ी छोड़ दी है और मैं अभी वेपिंग कर रहा हूँ तो सब सेफ है, तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत बात है। ओके, वेपिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है खुद को मार्केट करते हैं वेप्स की खुशबू की वजह से, वेप्स के फ्लेवर्स के वजह से जी, और वेप्स की पैकेजिंग यानी कि कलर की वजह से जी। वेप्स को देखकर लगता है कि एक छोटी सी फ्रेंडली डिवाइस है, कलरफुल डिवाइस है, जी। टेस्ट भी अच्छा होता जी। है, खुशबू भी अच्छी होती है। जी। ऑल इन ऑल ना, देखो मैं अभी 30 साल का हो चुका हूँ, बचपन से हमें कहा जाता था कि कभी स्मोकिंग मत करो। जी। फिर कॉलेज में भी जब आसपास के लोग स्मोक करते थे, जी। स्मोक की खुशबू ना हैवी होती है, जी। तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि यार ये मुझे ना मेरे सांसों में नहीं लेना है। पर जब कोई आपके आसपास वेप स्मोक कर रहा होता है तो लगता है कि अच्छा वेप ही तो है। बट अगेन द स्कैरी थिंग इज जेन जी में और भी कॉमन हो रहा है। जैसे मेरे दोस्त अगस्त्या शाह फुटबॉल खेलते हैं मेरे साथ, जी। तो हम दोनों की प्रायोरिटी स्टैमिना है ऑब्वियसली। एंड आई थिंक कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो फिटनेस पर फोकस करते जी। हैं, दे कैन टू सम डिग्री अवॉइड इट आउट ऑफ देयर प्रायोरिटीज। करेक्ट। पर उन्होंने कहा कि उनके सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट वेप करते हैं। अभी वो खुद 22 साल के हैं और ये सारे लोग 2-3 साल से वेप कर रहे हैं। पर आई फील कि इसके इफेक्ट्स ना आपको एज 30, एज 35 पर दिखेंगे। करेक्ट? सही बात है। हम अभी इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं कुछ सिगरेट स्मोकिंग के बारे में पहले बताऊं, ताकि आपको ये बैकग्राउंड थोड़ी समझ में आए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मतलब आप एक्सपीरियंस से बात करो। जी। तो जब भी आप कोई सिगरेट स्मोक करते हो तो सिगरेट में निकोटिन है जो आपके ब्रेन को हुक करके रखता है, मतलब आप उससे बंध जाते हो। तो जो बच्चे बोलते हैं कि मैं दिन के 1 या 2 सिगरेट्स पी रहा हूँ आज 20 साल की उम्र में, वो ऑब्वियसली 30 साल की उम्र में 10 सिगरेट तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि निकोटीन चीज़ ऐसी है कि आपको अगर इतना डोज फिलहाल काफ़ी पड़ रहा है तो धीरे धीरे इतना लगेगा, फिर इतना लगेगा। उस हिसाब से आपका जो नंबर ऑफ सिगरेट्स आप पी रहे हो दिन में, जो संख्या में आप सिगरेट पी रहे हो, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ओके। अभी सिगरेट में आपको तो मालूम है टोबैको है, टार, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसमें 4000 अलग अलग टाइप के केमिकल्स है, 4000। और उसमें से 300 केमिकल्स ये प्रूवन कार्सिनोजेंस है। मतलब क्या? जिनसे कैंसर होता है। ये पिछले 100 साल से साइंस को मालूम है इस तरह के केमिकल से। आप अगर गूगल करके इंटरनेट पे आप देखोगे कि सिगरेट में क्या क्या कंटेंट्स है उसके स्मोक में, तो मीथेन गैस जो अपने गटर में आता है, या कैडमियम जो अपने बैटरीज में आती है, या फिनोलिक एसिड, फिनाइल अपना जिससे हम फ्लोर क्लीन करते हैं, इस तरह के 4000 गंदे केमिकल्स उस सिगरेट में होते हैं। अभी आप उसको जब स्मोक कर रहे हो, सपोज मैंने एक सिगरेट 10 पफ में ख़त्म कर दी, तो मैंने क्या किया, 4000 × 10, 4000 बटा 10,
इतने बार वो केमिकल्स अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, आप स्मोक नहीं करे, तो आपको भी उसका प्रसाद जरूर मिल रहा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। खुले एटमॉस्फेयर में भी, कि कहीं पे भी ओके, पैसिव स्मोकिंग कहीं पे भी, आप क्लोज स्पेस में बैठे, हम जैसे यहाँ पे रूम में बैठे, या हम टेरेस में जाए और मैं स्मोक करूँगा और आप मेरे 3-4 फुट के डिस्टेंस में है, तो आप इनहेल करने वाले हो उसको। अगर मैं ऐसी 10 सिगरेट पी रहा हूँ तो 4000/10/10 कितनी बार मैंने केमिकल्स अंदर ली, और वो 300 केमिकल्स के साथ में। तो इसमें ये वेपिंग का स्मार्टनेस क्या है, मैं अभी उस तरफ आता हूँ कि अच्छा ये 4000 केमिकल्स आप ले रहे थे, चलो हम इनको निकाल देते। निकोटिन का नशा है ना, तो हम निकोटिन ही दे देते। अभी पर से आप निकोटिन ठीक से ले नहीं पाओगे, तो इसके लिए उसका फ्लेवरिंग हो गया, या आप जो बोल रहे हो उसको अलग अलग विजुअली उसको अपीलिंग करने के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन उस तरह के उसमें एक प्रिजर्वेटिव रहता है फॉर्मल्डिहाइड नाम का। लिटरली वो जब हम किसी शरीर में कोई ऑपरेशन करके कोई सपोज अपेंडिक्स निकाल दिया, या हम लंग में से कभी बायोप्सी लेते, तो वो जो बायोप्सी स्पेसिमेन है वो जिस फॉर्मेलिन में हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते, ये वो फॉर्मल्डिहाइड है। उसको आप स्मोक कर रहे हो तो वो कहाँ से सेफ हो गया? ओके, ये एक बात होगी। दूसरा, मैं हर पेशेंट को पूछता हूँ कि इस निकोटिन को आपको ज़रूरत क्या है, तो कोई मुझे ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। बेसिकली ये जो किक है ना, जब कोई सिगरेट पीता है और उस निकोटिन से जो हमारे ब्रेन में जो भी एक तरह का उद्दीपन हो जाता है, उसको कहेंगे कि वो ब्रेन अपना अगर सो रहा है तो जाग जाता है, तो उस तरह का जो एक किक का जो फीलिंग आता है, उसको लोग एडिक्ट हो जाते हैं। चाय कॉफ़ी की तरह। चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं है, ये आपको ऊपर ऊपर लेके जाएगा। 2 सिगरेट का 10 सिगरेट 20 सिगरेट होना ही है। तो ये निकोटिन क्यों चाहिए आपको? आप कोई भी, आप जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप फुटबॉल खेलते हो, तो आप तो आपके स्टैमिना के हिसाब से इस सबसे परे रहते हैं। लेकिन कल को अगर कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, उनको भी तो अपना स्टैमिना बचाना है, अपने लंग्स बचाने हैं। सिंगर को तो अपना आवाज़ अच्छा रखना है, अपना ब्रेथ अच्छा रखना है, या आप किसी भी फील्ड में हो, आपको जो किक मिलना है वो आपके काम से मिलने दो ना। ये निकोटिन की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन उसका कोई जवाब मेरे पेशेंट के पास नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग या इस तरह की जो चीज़ें बेचने का जो एक तरीका बन गया है, वो इतना लुभावना रहता है इन लोगों के लिए कि वो बेचारे उसमें उस चंगुल में फंस जाते हैं। और पीयर प्रेशर, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा जिगरी दोस्त ये कर रहा है, उसने बताया कि एक सुट्टा लेके देखो, मुझे अच्छा लगा, उसमें चले गए। थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चीज़ कहना चाहूँगा जी, क्योंकि मैंने भी पार्टी करी है कॉलेज में, और उसके बाद एक योगा फेज स्टार्ट हुआ जब मैंने स्मोकिंग कभी नहीं करी थी जी, पर ड्रिंक्स बहुत पिए थे एटसेट्रा एटसेट्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में। राइट। तो एडिक्शन को लेकर थोड़ी सी बात करनी है। जी, बेसिकली मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी फ्रेंड ग्रुप को देखें तो वो कुछ लोग जो ज़्यादा स्मोक करते हैं, ज़्यादा वेप करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इस आदत के पीछे भी एक साइकोलॉजिकल वजह होती है। जो आपने कहा पीयर प्रेशर जी, पर आई फील कि टू गिव इन टू पीयर प्रेशर ऑल्सो एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। और मेरे अकॉर्डिंग, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई फील कि जब आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है लाइफ में या खुद में, या अगर आपका एक पेनफुल पास्ट रहा है फॉर सम रीजन, नो पास्ट ट्रॉमा, जी, फिर जब आप टीनेजर बन जाते हो, अर्ली 20s जब आपके स्टार्ट होते हैं, जब आपका करियर स्टार्ट होता है, बहुतों की स्मोकिंग हैबिट कॉर्पोरेट करियर में स्टार्ट होती है। सही बात है। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बट पीयर प्रेशर के बीनीथ भी एक चीज होती है टू गिव इन, थिंकिंग कि यार ये ग्रुप मेरे से ज्यादा कूल है। करेक्ट। पर ऐसे आपको क्यों नहीं लगता कि आप ही खुद कूल हो? ये सही बात है। पर ये बोलने की बात है। आई फील कि हर किसी की साइकोलॉजी अलग होती है जी, एंड ऑफन बिकॉज ऑफ समथिंग इन चाइल्डहुड, समथिंग इन टीनेज, करेक्ट, वो कुछ टूटापन रहता है जी, अंदर ही अंदर, जी, और उस टूटेपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और ये नॉर्मल ह्यूमन चीज़ है, ये मैं डिमीनिंग तरीके से नहीं कह रहा हूँ। बहुत सही बता रहे हैं आप, बहुत सही बता। नहीं, मे बी वी शुड टॉक अबाउट डी एडिक्शन, पर एक एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव से, कि जो लोग एक्चुअली स्मोकिंग कर रहे हैं जी, उनकी मदद कैसे की जाए, ना कि उनको शेम किया जाए। एब्सोल्युटली। तो जब मेरे पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी सपोज 60 साल का के कोई है व्यक्ति और 30 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, अभी 30 साल के स्मोकिंग से
एक COPD करके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, एक तरह का आप कह सकते हैं कि अस्थमा का बड़ा भाई, जहाँ पे लंग में काफ़ी सारे डैमेजेस हो जाते हैं, जो ब्रीदिंग ट्यूब्स है वो नैरो हो जाती है, तो उसमें से हवा का आना जाना ठीक से होता नहीं है, तो उन्हें हम इन्हेलर से, कभी कभी उनका लंग का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, जिसका हार्ट के राइट साइड के ऊपर लोड आके हार्ट की राइट साइड फेल हुई रहती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर भी हम अरेंज करवा के देते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठी है तो ऑब्वियसली काफ़ी बार उनकी जो स्पाउस रहेगी, उनका ये रहता है कि मैं कितने साल से उनको बोल रही थी, छोड़ा ही नहीं, और मुझे भी अस्थमा की तकलीफ होती है, जो सही है, जो उनकी कंप्लेंट सही है कि पैसिव स्मोकिंग से अस्थमा जैसे सिम्टम्स की तकलीफ आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकती है। तो तभी उस वक्त मैं उनको रोकता हूँ, और पेशेंट जो है वो जो मेरी प्रायोरिटी है, तो उनको भी मैं यही समझा देता हूँ कि ठीक है, अभी हो गया, अभी इसमें नहीं जाएंगे, अभी आगे क्या करना है, किस तरह से हमें उनके सिगरेट छोड़नी है। एक तो उनको अभी समझ में आ रहा है कि आज वो बाथरूम भी नहीं जा पा रहे, नहा भी नहीं पा रहे ठीक से, उसमें ऑक्सीजन उनकी गिर रही है, इतने वो ब्रेथलेस हो रहे हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है ये COPD के वजह से। हम कैंसर्स वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे, आई एम जस्ट प्योरली टॉकिंग अबाउट जो लंग से डायरेक्टली लंग पे जो असर गिरता है स्मोकिंग का, सिगरेट स्मोकिंग का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शायद वेपिंग का भी 100%। इट्स अ अननेचुरल थिंग दैट यू आर पुटिंग इन। आपके लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो मदर नेचर ने हमारे लिए बनाई है। आप अच्छे से फूल सूंघिए, आप सुबह बीच पे जाइए, खुली हवा लीजिए, उस पे रनिंग की, आपको जो मदर नेचर ने जो दिया हुआ है उस हवा को आप एंजॉय कीजिए। इस निकोटिन की और इस वेपिंग की आपके लंग्स को ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कमिंग टू द डी एडिक्शन, तो अभी बीच बीच में काफ़ी सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स आके गए, मेडिसिन्स, जिससे हम कि उस व्यक्ति का क्या होता है, सिगरेट छोड़ने के बाद या वेपिंग भी छोड़ने के बाद 8 दिन उस व्यक्ति के बहुत बुरे चले जाते हैं, क्योंकि क्रेविंग, वो चीज़ उनको उधर बुला रही है, लेकिन वो क्रेविंग कैसे हम हैंडल करें। तो कॉमनली उनको 2 चीज़ें होती है, एक तो कॉन्स्टिपेशन होता है और इनडाइजेशन जैसा रखता है। तो हम बोलते हैं कि हम उन दोनों चीज़ के लिए, सिम्टम्स के लिए आपको दवा इजीली दे सकते हैं, उसके लिए आपको सिगरेट या वेपिंग के पास जाने की ज़रूरत नहीं। 8वें या 9वें दिन के बाद रणवीर, अपना शरीर इतना खूबसूरत मशीन है जो मदर नेचर ने हमें इस तरह से बनाया हुआ है, ऐसा मशीन कोई और अब तक बना नहीं पाया है। 9वें दिन पूरा सब इफेक्ट उस निकोटिन का शरीर से 0 हो जाता है। तो आपकी जो पल्स रेट जो ज़्यादा होती है, अदरवाइज कोई भी सिगरेट अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, उन्होंने देख लेना चाहिए 90-100 के आसपास अगर आपकी पल्स चल रही है, तो आप स्मोकिंग छोड़ने के 10 दिन में, 15वें दिन में वो 60-70 तक आने लगती है। जो शरीर में जो भी हार्ट की तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है, या लंग्स के जो डैमेजेस है, या ब्रेन की तरफ या अपने पैरों की तरफ जो भी जाने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है जिसमें क्लॉट्स होते हैं स्मोकिंग की वजह से, वो सब इफेक्ट्स धीरे 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 करके रिवर्स होने चालू हो जाते हैं। तो ये शरीर खुद कर रहा है, आपको सिर्फ थोड़ा उसको वक्त देना है, टाइम देना है। तो एक तो 8 दिन हम आपके ये सिम्टम्स संभाल लेंगे, 9वें दिन के बाद आपको स्मोकिंग की इच्छा भी नहीं होगी। इस तरह से चलता है। बीच में कभी कुछ मॉलिक्यूल्स आए थे, ब्यूप्रोपियोन, वैरेनिक्लाइन, बट अभी वो हमारे देश में नहीं मिलते हैं क्योंकि उसके अलग भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे। तो कोई दवा नहीं है कि जिससे हम आपको 1 महीने का एक टैबलेट लिख के दिया और आपका स्मोकिंग बंद कर दिया। उसमें अंदर विल पावर होना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अभी मेरे शरीर ने बहुत नुकसान झेल लिया है, अब मुझे इसमें वापस नहीं जाना है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जब मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि आप कोई दवा क्यों नहीं देते मुझे ये छोड़ने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दवा है ही नहीं, लेकिन बीच में एक पीरियड था जब भी इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस अवेलेबल थे, तभी भी मैं उनको कहता था कि जब आपने 20 साल की उम्र पे स्मोकिंग शुरू की थी तब कौन सी दवा ली थी? तभी तो आपके मन ने ही डिसाइड किया था कि मुझे स्मोक करना है। तो अभी आपके मन को ही डिसाइड करना है कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है। एंड इसके अलावा उनको साइकोथेरेपी या साइकेट्रिस्ट के भी पास जाके, जो अभी आपने पॉइंट आउट किया कि ऐसे जो कुछ ट्रॉमा है जिनके वजह से वो व्यक्ति उस एडिक्शन में चली गई, उनको एड्रेस करना, उनको हैंडल करना, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। एंड ये सबकी मिलीजुली एफर्ट से और घर वालों के सपोर्ट से
डेफिनेटली एडिक्शन छूट सकता है। एक तरफ अल्कोहल का एडिक्शन छोड़ना आसान है, लेकिन स्मोकिंग का एडिक्शन गिव अप करना बहुत मुश्किल है। स्मोकिंग से लोग वेप, अभी जो आपने मेंशन किया वेप, एंड फिर देन इट इज़ अ एंडलेस थिंग। सो स्मोकिंग छुड़वाना ये बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है। जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ, बहुत बुरा ब्रेकअप भी हुआ था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था 12th तक, और फिर फेल हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मेरे लिए साइकोलॉजिकली वो एक डिफिकल्ट फेज था, और इसकी बात बहुत करी है मैंने। मुझे आई फील अल्कोहल की एडिक्शन हो गई। आई वॉज ड्रिंकिंग थ्राइस अ वीक प्रॉब्ली, और वो भी संगत का इफेक्ट था। जो मैंने आपको शूट से पहले कहा जी कि जिस एरिया से हम हैं जी, उसे स्लैंग में एरिया कहते हैं, दी एरिया। अच्छा, वडाला, माटुंगा, 5 गार्डन, सायन, दादर, okay. माहिम। ये एक कैनबिस का कैपिटल है, और तभी भी था। okay. तो आई वॉज ऑल्सो एक्सपोज टू इट, एंड आई गॉट इन टू अ हैबिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी वजह ये थी कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था जी, एंड मैं ये करता था आई थिंक साइकोलॉजिकली कोप करने के लिए। इन रेट्रोस्पेक्ट एट एज 31, वो व्हेन आई लुक बैक रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है कि हाँ, मैं बस साइकोलॉजिकली कोप कर रहा था। दुख था, गुस्सा था दिल में, और उस गुस्से और दुख को भूलने के लिए मैं ये कर रहा था। पैरेलली एक पॉइंट आ गया एट एज 22 जहाँ सीरियस बनना पड़ा करियर के बारे में। तो अल्कोहल छूट गया वहाँ थोड़ा बहुत, रहा थोड़ी देर। फिर मैं हमेशा खुद से पूछता रहा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं करना है फिर भी कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि जो लोग वेपिंग कर रहे हैं आज, उनमें भी यही फीलिंग है कि कर रहे हैं, करते जा रहे हैं जी, पर पता नहीं क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। मेरा सोल्यूशन एक तो ये था कि एक्सेप्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग साइकोलॉजिकली, करेक्ट, सीक हेल्प। करेक्ट। थेरेपी की वजह से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली। मैंने बहुत मेडिटेशन के सेमिनार्स ज्वाइन किए। फिर पता चला कि यार मेडिटेशन से भी एक हाई निकल के आता है अगर आपने कंसिस्टेंटली मेडिटेट किया तो। और बहुत ईजी टू क्रिएट हाई आपको वर्किंग आउट से मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये दोनों चीज़ों ने ना मुझे बहुत हेल्प किया मेरे एडिक्शंस में। इट वाज क्रचेस। करेक्ट। फिर ओवर टाइम कभी कभी जब क्रेविंग्स आ जाती थी, या तो मेरी मेंटालिटी ये होती थी कि यार ये जो क्रेविंग है बेसिकली एक आपके दिमाग के अंदर एनर्जी होती है कि मुझे करना है। उस क्रेविंग को कहीं डायरेक्ट कर दो, फुटबॉल मैच में, क्रिकेट मैच में, करियर में, राइटिंग में। क्रेविंग इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड योर ओन माइंड। ये आई एम सॉरी, ये मैं इतना ट्रांसपेरेंटली कह रहा हूँ, ये कहने की बहुत जरूरत है, प्लीज। तो मैं डायरेक्ट कर देता था उस एनर्जी को। आफ्टर सम पॉइंट मैंने ये जाना कि यार अगर आपको एक्चुअली क्रेविंग्स फील हो रही है, एंड अगर आप उस एक क्रेविंग को बीट कर सकते हो, एक क्रेविंग को वन स्टेप एट अ टाइम, अक्सर फैमिली के हेल्प के साथ, अक्सर जो आपके रोमांटिक पार्टनर है उनके हेल्प के थ्रू, तो फिर द नेक्स्ट डे आपकी क्रेविंग होगी नहीं, एंड द नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्रेविंग होती है वो थोड़ी सी म्यूटेड क्रेविंग होगी जी। फिर शायद 2-3 महीने बाद स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आएगी, पर उस एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग को बीट करके अगली जो क्रेविंग आप फील करोगे वो थोड़ी कमी होगी जी। इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है डैम्पनिंग साइन वेव, राइट। यानी कि साइन वेव नॉर्मली ऐसा होता है, डैम्पनिंग साइन वेव ऐसा होता है, छोटा होते जाता है। करेक्ट। तो दैट इज द लॉजिक अबाउट क्रेविंग्स। तो 3 प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स फॉर मी। या तो फिटनेस में घुसो, कोई भी, मतलब स्पोर्ट खेलो, वेट ट्रेनिंग करो, योगा करो, जो भी। दूसरा, सीक आउट डीपर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। करेक्ट। यू नो, ब्रीदिंग से, मेडिटेशन टेक्निक से आप एक बहुत डीप प्लेस में चले जा सकते हो। एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज जेन्युइनली जो आपके आसपास के दोस्त है, जो आपकी फैमिली है, उनकी मदद लो। पैरेलली एक नेगेटिव चीज़ भी कहना चाहूँगा, ये मैंने खुद के जर्नी में भी नोटिस किया है, एंड आई एम श्योर कि आप भी इसके बारे में कुछ कहोगे। एडिक्शंस को लेकर एक चीज़ होती है जिसका नाम है ट्रिगर्स, राइट। यानी कि आप किसी दोस्त को मिल लेते हो, उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे स्मोक करना चाहिए तो उन दोस्तों को आइडेंटिफाई करना और उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना कि अगर आपके हाथ में एक चाय का कप है, उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे हाथ में सिगरेट भी होनी चाहिए। करेक्ट। सो ये ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये बहुत ट्रांसपेरेंटली कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की वजह से मुझे हेल्प मिली है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस नैरेटिव में? आपने इतने अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि अभी मुझे इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कुछ वक्त पहले बताया कि 8 दिन अपना शरीर लेता है उसको
उस क्रेविंग को पार करने के लिए। और जो अभी ये तुमने उसको जो ब्रेक डाउन करके बताया कि हर दिन में जो एक क्रेविंग आ रही है उसको पहले कॉन्कर करो, उसको जीत लो, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर वो डैम्पनिंग इफेक्ट आता है। सिर्फ एक छोटी चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, कि जैसे आपने बताया कि ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, कि ये व्यक्ति जब सामने आती है तो मुझे स्मोकिंग करने का मन करता है, तो कुछ टाइम के लिए मैं उसे अवॉइड ही करूँ, उस व्यक्ति को मिलना मैं अवॉइड कर दूँ, नो प्रॉब्लम। या कोई सोशल ऐसे फंक्शंस आते हैं जिसको मैं दो चार पार्टीज़ में आप नहीं गए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो ऐसे मौके आते रहेंगे। तो जैसे ट्रिगर्स अवॉइड करो, वैसे ग्लिमर्स, आपके खुद के ग्लिमर्स आप थोड़े से खुद को रिमाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किस चीज़ में हाई मिली थी, किक मिली थी। सपोज आपने इलोकेशन कंपटीशन में स्कूल में हिस्सा लिया था और आपको फर्स्ट प्राइज मिली थी, दैट इज़ योर ग्लिमर। ओके। आपने फुटबॉल में भले आप 10 साल के थे और आज आप देखोगे तो बहुत ही मामूली मैच थी, लेकिन उस वक्त आपके लिए वो बहुत ज़रूरी मैच थी और उसमें आपने एक ऐसा गोल मारा जिसकी वजह से आपकी टीम जीत गई। देखिए, ये मेमोरीज इंसान कभी भूलता नहीं है, इनको कहते हैं ग्लिमर्स। तो ये ग्लिमर्स आप याद रखो। आपने अगर ड्रामेटिक्स में हिस्सा लिया था, स्टेज पे काम किया था, भले 5 मिनट का रोल था, लेकिन जो आपने डायलॉग डिलीवरी की थी उसको आपको अप्रिसिएशन मिला था, उस ग्लिमर को याद कीजिए। तो ये जो ग्लिमर्स है, ट्रिगर्स छोड़ दीजिए, ग्लिमर्स को आप थोड़ा और खुद को रिमाइंड कीजिए कि ये मैं ही हूँ। आई थिंक रिमाइंडिंग के साथ साथ एक अडल्ट लाइफ में परस्यूट भी होना चाहिए उन्हीं ग्लिमर्स का। यस, कमिंग टू दैट कि यस, कि अच्छा ये मैं ही तो था, ये मैं कर रहा था, तो अभी मैं ये कर ही सकता हूँ ना, अभी भी मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, भले मैं 30 साल का हूँ, तो मुझे किसी टूर्नामेंट में जाके नहीं, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करना है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना है। आधे घंटा फुटबॉल या बैडमिंटन खेल लिया या क्रिकेट खेल लिया, उससे जो किक मिलती है, जो अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, वो इंसान उस किक को देख रहा है। और दूसरा, एक्सेप्टेंस, मुझे मेरे पीयर ग्रुप में मैं कैसे कूल दिखूं। सो हम जब छोटे थे तभी जो इनफैक्ट देयर यूज्ड टू बी एडवर्टाइजमेंट, सिगारेट के मीडिया में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट हुआ करते थे। मैं ब्रांड नेम्स नहीं ले सकता हूँ, और टीवी पे भी एड्स आते थे बहुत, मैं लेट 70s या अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। तो तभी वो कूलनेस था, कूल दिखने के लिए लोग सिगरेट पीते थे। तो ये जो आपके वो कूल दिखना है या मुझे एक्सेप्टेड लगना है, तो इसको छोड़ के, एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, मेडिटेशन इज वन थिंग दैट विल गिव यू अ वेरी गुड हाई, नो डाउट अबाउट इट। वर्किंग आउट गिव्स यू अ वेरी गुड हाई। ठीक है, आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा बात करी अब एडिक्शन के बारे में। हाँ जस्ट थोड़ा सा वेप्स के बारे में और बात करना चाहूँगा मैं जी। तो वेप्स को लेकर एक बड़ी मिस्ट्री ये कि आप ना 500 रुपये में खरीद सकते हो, और आई थिंक कुछ 2000 पफ्स मिलते हैं, समथिंग इन दैट रेंज, विच इज़ एक्चुअली मे बी चीपर देन सिगरेट्स, यहाँ सेम प्राइस रफली। ओके। वो वेप्स चाइना में बन रहे, और उन पे ना लेबल पे कभी कोई लिखा भी नहीं रहता कि क्या क्या गया है उसको बनाने में। तो जो आप कह रहे हो कि 4000 चीज़ें हैं सिगरेट्स में, 4000 केमिकल, जिसमें से 300 नॉन कार्सिनोजेंस जिनसे कैंसर होता है। वेव्स में हमें पता भी नहीं कि नंबर क्या है, राइट? कुछ एंडिंग नोट कहना चाहोगे वेव्स के बारे में? तो जो मैंने शुरू में भी कहा कि शायद सिगारेट इज़ व्हाट यू से अ नोन डेविल, बरसों से मालूम है, सिगारेट्स की इफ़ेक्ट हमें बरसों से मालूम है। उसको रिप्लेस करने के लिए जो वेप जो लाया गया है उसका तो कुछ अता पता नहीं है। तो जब मेरे पेशेंट्स को यही पूछता हूँ कि आप मुझे इस दवा के कंटेंट्स पूछ रहे हो, एंड ये सही बात है, अगर मैं कोई दवा आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आपने मुझे पूछना चाहिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, कि इससे मुझे एसिडिटी होगी या मुझे कुछ हार्ट बीट्स मेरे बढ़ेंगे, जो भी होना है, या मुझे लूज मोशंस होने वाले, आप मुझे एक्सप्लेन करो। आप इंटरनेट पे भी जाके देखते हो, आप मुझे इनहेल मेडिकेशंस में जो आपकी जान बचाने वाली दवा है, उसको अगर हम बोलते हैं आपको लंबे समय तक लेने के लिए, समटाइम्स इट इज़ इवन लाइफ लॉन्ग, इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन, उसमें ब्रोंकोडायलेटर एंड इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है। तो उस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में जो बहुत सेफ है, साइंटिफिकली प्रूवन, पिछले 40 साल से काफ़ी सारे पेपर्स भी है उसके ऊपर, उसके बारे में आप मुझे सवाल पूछ रहे हो।
लेकिन ये चीज़ जो आपको बाजार में इतने इतने रुपए में मिल रही है, जिसके ऊपर कुछ अता पता लिखा नहीं उसमें क्या है, आप बिंदास आपके सिस्टम में, लंग्स में उसको ले रहे हो। कभी आपने इस बारे में सोचा है? तो आप जितने दवाइयाँ, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, इनके बारे में जितने आप सजग है, उतना आपको इस बारे में सजग होना ज़रूरी है। एंड माई एंडिंग नोट ऑन वेप विल बी, इट इज़ एज और मे बी मोर डेंजरस than smoking a cigarette. सिगरेट स्मोकिंग, वेप स्मोकिंग, पॉट, वीड, आपको जो कहना है नाम दीजिए, ये सिर्फ हानि ही करता है। इसका शरीर को कोई भी फायदा नहीं है। थोड़ा सा के बारे में बात कर जरूर। ओके। मैंने ये भी देखा है कि आजकल बहुत सारे लोग सेल्फ रोल्ड सिगरेट स्मोक कर रहे हैं। बेसिकली सिगरेट की केसिंग में वो जो कवर होता है, कहा जाता है कि उस कवर में ही मोस्टली केमिकल्स रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अंदर के टबैको में ज़्यादा केमिकल्स नहीं है, इसलिए पीपल हैव स्विच टू वही सेल्फ रोल्ड सिगरेट्स, जहां आप ऑर्गेनिक टबैको के पैकेट्स खरीद के खुद के सिगरेट्स रोल कर सकते हो। तो 2 सवाल है। पहले तो उन जॉइंट्स के बारे में, मान लो आप ऑर्गेनिक टबैको लेकर या भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर, उसके भी पत्ते आप डाल सकते हो एज अ पार्ट ऑफ द मिक्स, एंड दिस इज द न्यू ट्रेंड। बट मेरा लॉजिक ये है कि आप किसी चीज को जला के वो गर्म हवा ही अंदर ले रहे हो जी, राइट जी। तो किसी चीज को जब आप जला के गर्म हवा अंदर लेते हो लंग्स में, आई एम श्योर दैट ऑल्सो हार्म्स, राइट? करेक्ट, ऑफ कोर्स। तो ये आप थोड़ा बायोलॉजिकली समझा सकते हो कि अगर ऑर्गेनिक टबैको या अगर प्योर वीट की एक जॉइंट बनाई है, या अगर वही भिंडी के पत्ते लेकर जॉइंट बनाई है, फिर भी जब आप जलाते हो आग को अंदर लेकर क्या होता है? नुकसान ही होता है ना। आप जहर को किसी भी फॉर्मेट में ले लीजिए साहब, जहर का क्वांटिटी आप बदल दीजिए, या जहर का क्वालिटी बदल दीजिए, जहर का टेस्ट बदल दीजिए, जहर का दिखना बदल दीजिए, जहर तो जहर ही है ना। मुझे जब लोग कहते हैं सर मैं पहले तो 20 सिगरेट पीता था या व्हाटएवर, 20 बार मैं वेपिंग करता था, अब मैं 2 ही बार कर रहा हूँ। मैंने कहा आप जहर का क्वांटिटी कम कर चुके हो, लेकिन जहर तो ले ही रहे हो। जैसा मैंने कुछ वक्त पहले भी बताया कि हमारे लंग्स को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेने की ज़रूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में बन गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्टिविटी, वो बाहर छोड़ने की ज़रूरत है। लंग्स इसके लिए बनाए गए हैं कि कोई भी स्मोक अंदर लेने के लिए लंग्स को ऊपर वाले ने या मदर नेचर ने बनाया हुआ नहीं है। तो आप उसको कुछ भी रूप दे दीजिए, आप उसको ऑर्गेनिक कहिए, आप उसमें ओकरा डालिए, आप कहेंगे मैंने आयुर्वेदिक वीड बना दी है, या मैंने हर्बल, या ये सब गलत है। लंग्स को किसी भी चीज़ की धुएं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाउ बायोलॉजिकली आंसरिंग दिस, कोई भी धुआं फेफड़े में जाता है तो आपको इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब फेफड़े के अंदर जो कवरिंग है, जो हजारों सांस की नलिकाएं हैं, उनको अंदर सूजन आना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आपको सर्दी हो गई है, आपने एक बार स्टीम ले ली, ये अच्छा एक डोमेस्टिक इलाज है स्टीम लेना, अच्छा लगा। आप अगर ज़रूरत न पड़ने पर स्टीम लोगे तो क्या होगा आपका? बराबर है, आंखें जलने लगती है, नाक आपकी अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो जो म्यूकोजा है, उसको हम कहते हैं म्यूकोजा, वो इन्फ्लेम हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। क्या काम है उसका? तो बैक्टीरियाज, वायरसेस को फिल्टर कर देना, या अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरसेस आ रहे हैं, या डस्ट पार्टिकल, पोल्यूटेंट्स जो आ रहे हैं, उनको फिल्टर कर देना ताकि वो शरीर में एंटर नहीं कर पाए। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर भी देता है तो लोकल उधर के जो सेल्स है अपने इम्यून सेल्स, वो उनको फाइट करके उनको ख़त्म कर देते। ये आप उन फेफड़ों को ये काम करने के लिए मना कर रहे हो, तो फिर आप उधर की आपकी रोग प्रतिकार की ताकत कम हो जाएगी, फिर आपको निमोनिया होना या कोविड जैसी ऐसी इस तरह की जब भी कोई बीमारी आती है, या सिंपल फ्लू जो होता है सीजनल फ्लू, उसका वायरल न्यूमोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, मतलब उसमें पेशेंट लिटरली ब्रेथलेस होकर वेंटिलेटर पे हमारे पास आईसीयू में पहुंच जाता है, उस तरह की चीज़, या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का इन्फेक्शन होना, या फिर जो मैंने सीओपीडी बताया तो दम लग रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया, दम लगना शुरू हो गया, छोटी छोटी बातों पे इन्फेक्शन, म्यूकस फॉर्म हो रहा है, ये सब चीज़ें फिर चालू हो जाती है। फेफड़ों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के आपके किक के लिए आप फेफड़ों को सफ़र करवा रहे हैं। दे आर जस्ट द व्हाट डू यू से बाईस्टैंडर्स, और दे आर द अनएक्सपेक्टेड
विक्टिम्स, अननेसेसरी विक्टिम्स ऑफ द होल प्रोसेस। तो किसी भी इस तरह के स्मोकिंग चीज़ का हमारे फेफड़े को नुकसान और नुकसान ही होना है, इसमें कोई जस्टिफिकेशंस कोई भी नहीं दे सकता है। मुझे याद है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मतलब दिन में एक भी सिगरेट स्मोक करते थे। फॉर्चुनेटली मुझे सिगरेट की आदत नहीं लगी, पर दूसरी चीज़ों की आदत लगी। बहुतों को सिगरेट की आदत लगी थी, सारों को चेहरे पर पिंपल हो गए थे, राइट? क्यों उस फेज में आपके हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं। बट मैंने पिंपल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा है शो के थ्रू, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेसिकली पता चला है कि आपके बॉडी में अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो चेहरे पर अब वो इन्फ्लेमेशन दिखेगी ही। और जिन लोगों को पिंपल्स नहीं होते उनको यूजुअली बहुत ड्राई स्किन हो जाती है। पर लॉन्ग टर्म में स्मोकिंग या कंबस्टिंग थिंग्स और फिर उसको अंदर लेने के इफेक्ट्स आपके एजिंग पे हो जाते हैं, यानी कि आपकी एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, स्किन क्वालिटी, वो इलास्टिसिटी सब खराब हो जाती है। करेक्ट टू से? टोटली राइट। ये ना पता है कब दिखाई देता है? जब आपके आसपास के 26 साल के लोग एक्चुअली 36 साल के लोग जैसे दिखने लगते। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही कह रहे हैं साइंटिफिकली। एब्सोल्युटली राइट। बताओ सर। सो ये जो आप केमिकल्स ले रहे हो लंग्स में और आपको स्टिमुलस चाहिए ब्रेन में, उसका शरीर पे क्या क्या हो रहा है असर। तो एक तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ये केमिकल्स फेफड़े में जा रहे हैं, वहाँ पे COPD हो रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिससे दम लगना, आपका लंग का ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपके हार्ट के राइट साइड को फेल करना वगैरह वगैरह। लंग कैंसर, ये तो मालूम ही है, मतलब इट इज़ मोर देन एस्टैब्लिश्ड। पिछले 70 साल से साइंस को मालूम है कि स्मोकिंग के वजह से लंग कैंसर होता है, अभी इसमें कोई रॉकेट साइंस बचा नहीं है। दूसरा अपने जो मतलब मुंह से लेके लिटरली लिप से लेके टंग, ओरल कैविटी, लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स कहते हैं, फूड पाइप, स्टमक, इस सब के कैंसर्स होते हैं। ये एक बात होगी। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ फीमेल स्मोकिंग गोइंग अप। रणवीर, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। एक तो जब कोई अल्कोहल एडिक्ट है ना, वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, वो और 4 लोगों को कुछ नहीं कर रहे। जो सिगरेट पीने वाला इंसान है वो और 4 लोगों को, अगर उसके आजू बाजू में अगर 4 लोग खड़े हैं तो वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। ये पैसिव स्मोकिंग का एक ये हो गया। तो उस चपेटे में पहले फीमेल्स आती थी व्हेन देयर इज़ अ मेल स्मोकर इन द हाउस, सपोज हस्बैंड स्मोक कर रहे बरसों से, दैट फीमेल वुड सफ़र साइलेंटली फॉर ईयर्स टुगेदर। बट आप आज की जो दुनिया है उसमें फीमेल स्मोकिंग पिछले 20-22 साल से बहुत बढ़ रहा है, और उसके इफ़ेक्ट ये सिर्फ COPD, लंग कैंसर या अलग अलग कैंसर्स पे नहीं है, उस पर अलग भी इफ़ेक्ट्स है। अच्छा, बिफोर गोइंग देयर, स्मोकिंग के वजह से अपना जो वो सब जो केमिकल्स है उसके वजह से अपना ब्लड का जो विस्कोसिटी है, अभी विस्कोसिटी में मतलब उसका फ्लो करने का जो एक स्पीड है या थिकनेस है, वो बढ़ते, मतलब स्पीड कम हो जाता है और आपके खून की क्वालिटी गंदी होती जाती है, मोटी होती जाती है। तो उसके वजह से क्लॉट्स पैदा होते हैं, और जो क्लॉट्स ब्रेन में जाके स्ट्रोक होना, मतलब पैरालिसिस होना, या हार्ट के जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उनमें जाके हार्ट अटैक होना, या आपके हाथ पैर की जो छोटी वाली जो एकदम बारीक पतली जो ब्लड वेसल्स है उसमें जाके उधर गैंग्रीन, पैर में गैंग्रीन वगैरह होना, ये सब चीज़ें होती है। दिस इज़ कॉमन फॉर मेल एंड फीमेल स्मोकर्स। कमिंग टू फीमेल स्मोकर्स, देर इज़ अ इंक्रीज प्रोपेंसिटी, मतलब जिसका हम ये प्रमाण बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ फीमेल स्मोकिंग, कि कंसेप्शन नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है। अगर कंसीव कर लिए तो कभी कभी मिस्ड अबॉर्शंस हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहे हैं, और अगर वो टिक भी जाती है प्रेगनेंसी, तो जो पैदा होने वाला जो बच्चू है, लड़का लड़की, वो एस्थमेटिक पैदा हो सकते हैं। तो वी आर लुकिंग एट एन अनहेल्दी नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ फीमेल स्मोकिंग. सो एज अ सोसाइटी वी हैव टू रियली कॉम्बैट दिस इशू. ये अब स्टाइल, पीयर प्रेशर, कूल दिखना, एज यू सेड साइकोलॉजिकल घर पे या चाइल्डहुड में जो भी हुआ है उसको टैकल करने का तरीका सब समझ लिया, लेकिन as a society we have to come out of this because we are literally destroying our next generation if this doesn't stop. एक कॉमन एक्सक्यूज ये होती है कि यार पोल्यूशन ही इतना बढ़ चुका है, मैं स्मोक ही कर लूँ.
तो ये बात होगी, जैसे मैंने बताया कि अरे वैसे भी तो जहर पे तो थोड़ा सा और जहरी पी लूं। पर ये सच है कि जैसे वो दिल्ली में सर्दियों में जैसे स्मॉग हो जाता है तो कहते हैं कि इट्स लाइक स्मोकिंग 30 सिगरेट्स अ डे, ये सच है? तो ये अभी जो भी सर्विलेंस करने वाले जो भी ये है, तो 30 नहीं होंगी तो 10 तो हो ही सकती है, लेकिन पोल्यूशन इज टू दैट एक्सटेंट, नो डिनाइंग दैट। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो अभी आजकल हम सब फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर एवरी कॉमन मैन न्यूज़पेपर्स में या अपने जो न्यूज़ चैनल्स है वो भी हर रोज़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बता रहे हैं। तो पोल्यूशन इज़ अ बिग मेनास। पोल्यूशन के वजह से सिर्फ और सिर्फ लंग्स को नहीं, एंटायर सिस्टम इज गेटिंग अफेक्टेड। इनफैक्ट एक पेपर ऐसा भी है साइंटिफिक पब्लिकेशन जिसमें ये कहा गया है कि ओबेसिटी जो हमारे देश में आज दिख रही है वो अपना गलत खाना पीना जो है वो तो है ही, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह या रॉन्ग लाइफ स्टाइल्स, बट पोल्यूशन इनडायरेक्टली ऑल्सो इज़ अफेक्टिंग आवर अदर सेल्स इन द बॉडी, कि जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, या किडनी, क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ जाना और फिर लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ना, ये भी पोल्यूशन का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। अब एज अ एक्सपीरियंस लंग डॉक्टर डेफिनेटली ये कह रहे हो कि ये लो AQI की वजह से जो हमें मुंबई दिल्ली में मिलता है, it's like smoking at least 10 cigarettes. It could be. There was some study some 10 years back by some agency from New York. I do not remember. I cannot cite that out. But उसमें उन्होंने तभी ये बताया था ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले कि मुंबई में एक दिन सांस लेना ये 10 सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसा वो 10-12 साल पहले का एक पेपर था। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर ऑलरेडी पोल्यूशन है तो आप सिगरेट लेके आप क्यों ज़्यादा कष्ट दे रहे हो? ऑलरेडी है ना पोल्यूशन, प्रॉब्लम तो है ऑलरेडी, जिसको हमें अलग अलग तरीके से टैकल करना है। उसमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, उसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत है वगैरह वगैरह। कमिंग टू दैट पोल्यूशन पार्ट, जैसा आउटडोर पोल्यूशन रहता है, हमें मालूम है शहर में गाड़ियाँ ज़्यादा है या कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, मेट्रोज बन रही है वगैरह वगैरह, देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, या कोई केमिकल फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द रह रहा है तो फिर भी अपने एनवायरमेंटल नॉर्म्स अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन पोल्यूशन है। वैसा हम लोग खुद अपने घर में इंडोर पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट वी हैव टू बी वेरी ऑफ। बाहर के पोल्यूशन के लिए हम आसानी से सिस्टम को, गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेट्स को हम बोल देते हैं, लेकिन हम घर में भी, वो तो शायद हमारे हाथ में नहीं, वो जो पॉलिसी मेकर्स जो करेंगे उसके बारे में वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स जलाना या अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना, इस तरह के सेंटेड कैंडल जलाना, ये भी हम पोल्यूशन हमारे आसपास क्रिएट कर रहे हैं। बट ये जो अभी काफ़ी बार बोला जाता है कि हमने वो XYZ मॉस्किटो रिपेलेंट, वो तो लिक्विड है, उसका कोई धुआं दिखता भी नहीं है जी, तो मैं कहता हूँ वो तो और ज़्यादा डेंजरस है, वो तो धुआं दिख भी नहीं रहा है। कोई ट्रक आपके बाजू से जा रहा है और धुआं छोड़ रहा है तो आप खुद को कवर तो कर लोगे, जी जी जी, धुआं छोड़ रहा है। ये आप एक मॉस्किटो रिपेलेंट आपके सिरहाने लगा के 8 घंटा उस बेड पे आप सो रहे हो, आप इतना सारा पोल्यूशन इनहेल कर रहे हो। और इतना देखा गया है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे हमारे पुणे के वन ऑफ द वेरी लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर डॉक्टर संदीप सालवी करके हैं, तो उनके भी 2009 से उन्होंने काफ़ी सारे पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए हैं कि इंडिया और चाइना में, स्पेशली इंडिया में, पहले जो चूल्हे के ऊपर काम करने वाली जो अपनी माँ बहनें थी, या हम घर में ये जो हम कर रहे हैं, तो उनको भी ये अस्थमा और COPD इसके वजह से हो रहा है। कोयले जलाने की वजह से नहीं, चूल्हे पे अभी क्या होता है गाँव में, अभी तो नहीं, अभी थैंक्स टू अब हर एक के घर में सिलेंडर पहुँच चुका है। जब चूल्हा जलाते थे गांव में अपनी माँ बहनें कुकिंग करने के लिए, तो उसमें अगर लकड़ी मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ पेपर जला दिया या कुछ भी, जो चूल्हा तो जलना चाहिए ना, तो वो सब जो धुआं, जो आप जो उसको सूट बोलते हैं ना, तो वो सूट आपके जो सब काला काला, वो आपके फेफड़ों में जाके इट इज़ गिविंग राइज टू कैंसर, एस्थमा, COPD एक्सेट्रा। तो इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में ये जागरूकता पिछले 15 साल से धीरे धीरे, ऑफकोर्स हम चेस्ट फिजिशियन कम्युनिटी में तो है ही, उसके अलावा हम हमारे पेशेंट्स को भी काफ़ी बार अलर्ट करते हैं कि ये चीज़ें आप नहीं कीजिए, आपके आधे सिम्टम्स तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। कि आप ये अगरबत्ती जलाना बंद कर दो तो फिर भगवान के सामने क्या करेंगे? तो एक तेल का दिया जला सकते हैं। लेकिन आई ऑल्सो फील कि वो जो फ्रेग्रेंस का प्रॉब्लम है मंदिरों में, जी, घर के मंदिर में, जी,
अगरबत्ती के बदले ना सेंटेड सैंडलवुड का ऑयल आता है, चंदन का ऑयल आता है, जी एटलीस्ट शहरों में तो मिल जाता है, बट नेचुरल जो ऑयल्स होते हैं क्या कहते हैं उसे, लेमन ग्रास ऑयल। अंडरस्टूड। उसमें हाँ, उसमें एक तरह का वो एक ये रखा जाता है, डिफ्यूज़र रखा जाता है, एंड देन इट इज़ सो या इट इज़ गिविंग यू, सो विदाउट स्मोक और फ्यूम इट इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ सेंटेड स्मेल, बट इट शुड बी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। आप 24 घंटा वो नहीं कर सकते, बिकॉज फाइनली दैट इज़ अ एडिशनल एंट्री ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंस तो आप फेफड़ों में ले ही रहे हो ना। मतलब जब हम ये सेंटेड कैंडल जला रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये मैं एज एन इंजीनियर भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जब किसी भी चीज़ से ज़्यादा अच्छी खुशबू निकलती है, उसका ये मतलब है कि उस सब्सटेंस के केमिकल बॉन्ड्स थोड़े से वीक हो जाते हैं और एक्चुअली मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं। और जब आप सांस अंदर ले रहे हो, आपको अच्छी खुशबू मिल रही है जी, आपका दिमाग ऐसे प्रोसेस कर रहा है कि यार क्या खुशबू है जी, पर एक्चुअली उसी चीज़ के मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में एंटर हो रहे हैं। जी, करेक्ट, साइंटिफिकली स्पीकिंग। जी, परफ्यूम्स, डियोस का भी यही लॉजिक है सब। तो परफ्यूम आप थोड़ा छिड़को तो ठीक है कपड़ों के ऊपर, डिओ में अगेन वो प्रेशराइज करने के लिए उसमें जो मे बी हाइड्रोफ्लोरोअल्केन या CFC, आई डू नॉट नो व्हाट दे यूज नाउ, बट ऑल दोज थिंग्स आर डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट। अपने आजू बाजू के मतलब ओजोन वगैरह की तो बात तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन इमीडिएट तुम्हारे सराउंडिंग में ये सब करना ये अच्छी हुई। ये सब पार्टिकल्स जो है वो फाइनली तुम्हारे फेफड़े में जाके लॉज हो रहे हैं और तुम्हारे फेफड़ों का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने जैसे ही डिफ्यूज़र वाली ये बात कही, ये शायद एक सॉल्यूशन हो सकता है कि एक 15 मिनट आधा घंटा वो एक सुगंध से हमें अच्छा लगता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। आप 24 घंटा वो भी लगाएंगे तो वो भी फाइनली वो जो जैसा हम बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स रहते हैं या कलरिंग एजेंट्स फूड को रहते हैं, दे आर डेट्रीमेंटल ना, दे आर आर्टिफिशियल। तो ये सब जो स्मोक से, अभी आप सिर्फ कैंडल जलाओगे बिना किसी फ्रेग्रेंस के तो उसका स्मेल तो आप एंजॉय नहीं करोगे, तो उसमें कुछ केमिकल्स डाल दिए 2 4 6 जिससे वो आपको एक्सेप्टेबल हो गया, बट फाइनली तो केमिकल ही है ना। हमारे शो पर एक न्यूट्रिशनिस्ट भी आई थी, डॉक्टर सुमन अग्रवाल मैम। उन्होंने कहा कि सेंटेड कैंडल्स पर एक और स्टडी निकली है जहाँ पता चला कि गट बैक्टीरिया भी अफेक्ट हो रहा है सेंटेड कैंडल्स की वजह से। तो मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों से पूछा कि यार आप क्या करते हो रूम फ्रेशनिंग के लिए, तो एक जवाब मुझे मिला डिफ्यूजर्स की इसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, राइट, इसेंशियल ऑयल, राइट, उस डिफ्यूज़र में डाल के। और दूसरा जवाब ये है कि आजकल नए सेंटेड कैंडल्स आ रहे हैं विच आर मेड आउट ऑफ बी वैक्स एंड सोय वैक्स, ओके, जिसमें डैमेज थोड़ी सी कम होती है, नॉट एज मच एज सिंथेटिकली मेड। द सिंपलेस्ट सोल्यूशन प्रॉब्ली गोइंग बैक टू आवर चाइल्डहुड, हमारी मम्मी या दादी या नानी करती थी, फूल ला के रख दो घर में, आपके उस रूम में अच्छे से सुगंध फैल गई, वो तो पेरिशेबल है, वो तो कुछ घंटों में मुरझा जाएंगे, उनको डिस्पोज करके दूसरे दिन नए फूल रखिए। चंपा, चमेली है, कितने कितने सो मेनी ऑप्शंस, नेचुरल सब्सटेंसेस। ये एक प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त सेंटेड कैंडल्स यूज़ करें। इनफैक्ट आज अगर हम किसी के भी घर में जाए, सेंटेड कैंडल्स होते ही होते हैं। लेकिन वो भी जैसे मैंने बताया है, दे आर फाइनली इंडोर पोल्यूटेंट्स और उनके ऊपर स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ है। आप सेंटेड कैंडल्स को स्मोकिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो? बहुत रूड शब्दों में अगर कहूँ तो अगरबत्ती जलाना या ये सेंटेड स्मोकिंग है। I mean, this will be very harsh to say, but yes, cigarette smoke में there are certain X type of chemicals. इसमें भी there are certain Y type of chemicals. We are finally inhaling chemicals जिनकी ज़रूरत नहीं है। जी, ओके, तोड़ने का मन कर रहा है। ओके, मूविंग ऑन। यस, जो आसपास का पोल्यूशन है, स्पेशली सर्दियों में, जब हम उसे काउंटर करने के लिए खिड़की बंद कर देते हैं और रूम में एयर प्योरीफायर लगाते हैं, उस एयर प्योरीफायर के कुछ फायदे हैं? टू सम एक्सटेंट यस। परसेंटेज कितना? आई हैव टू लुक इनटू द डाटा एक्चुअली, बट एक 10-20% मैं कह सकता हूँ कि जो एयर क्वालिटी है आपका ना, वो थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। वो फाइनली इट्स अ फिल्टर ना, तो वो
ग्रॉस जो बैक्टीरियाज है वो अभी मार्केटिंग में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन कम से कम जो ग्रॉस पार्टिकल्स है या बैक्टीरिया है या सम बिगर साइज वायरसेस दैट कैन बी ट्रैप्ड, और जिनको हमें टाइम टू टाइम वो क्लीन करना है ऑफ कोर्स, जैसा आप एसी का भी सर्विसिंग करवाते हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का सर्विसिंग करवाते हो वैसे। बट येस, थोड़ा सा एयर क्वालिटी उससे इम्प्रूव हो सकता है जी। तो जब बहुत ही पोल्यूटेड एरिया, जैसे आपने बताया कि खिड़की खुली भी नहीं रह सकते बिकॉज बाहर बहुत पोल्यूशन है, पूरी तरह से बंद करेंगे तो सफोकेट हो जाएंगे, तो येस दिस कैन बी वन सोल्यूशन। ओके, एक और रणवीर का सवाल है आपके लिए। जब मैंने प्राणायाम की शुरुआत करी मेरी लाइफ में, पहले तो फुटबॉल में बहुत हेल्प हो गई, स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ी, सुपर, डाइजेशन आई फील इम्प्रूव हुई थी मेरी, फैट लॉस ज़्यादा हो रहा था। यस, एंड द थर्ड थिंग आई डेफिनेटली फील कि क्योंकि मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ, हमें लुक्स के बारे में, यू नो, चेहरे की रौनक के बारे में, ये सब चीज़ें फैक्टर्स होते हैं हमारे लिए, प्रोफेशनल फैक्टर्स होते हैं। और मेरे जितने भी एक्टर मॉडल फ्रेंड्स हैं सारे प्राणायाम करते हैं, तो कुछ तो लिंक है ऑक्सीजनेशन का। ये तो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश लिंक है, मतलब ये एक तो बरसों से, हजारों सालों से हमारे देश के की धरोहर है योगासन करना और प्राणायाम करना। तो साइंटिफिकली भी उसके बारे में पिछले 30-40 साल में काफ़ी सारे रिसर्चेस हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं पहले भी कहते आया हूँ कि लंग्स का काम ही क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अंदर ले लो, शरीर के हर सेल तक पहुँचा दो और हर सेल में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दो। तो आप प्रॉपरली अगर किसी के गाइडेंस में आप प्राणायाम सीख रहे हो, और वैसा ही करना चाहिए, मैं इसे रिकमेंड नहीं जनरली करता हूँ कि आप, गलत नहीं है ऑनलाइन, अगर टाइम ही नहीं है प्रैक्टिकली वही पॉसिबल है तो, बट किसी गुरु के सामने बैठ के आप अगर ये सब चीज़ें करते हो तो आप ज़्यादा साइंटिफिकली वो बेटर करते हो। तो सिर्फ आपका स्टैमिना, जैसे आपने बताया कि आपका फुटबॉल खेलने का स्टैमिना बढ़ गया या गट हेल्थ इंप्रूव हो गया, स्किन इज़ बेटर, यू आर फीलिंग बेटर। कमिंग टू माई पार्ट ऑफ एज अ चेस्ट फिजिशियन, काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस हम कहते हैं कि थोड़ा सीज़न चेंज हो गया, छींकें आनी शुरू हो गई, या बार बार सर्दी होती है, या अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, प्राणायाम से जो ओवर सेंसिटिव हुआ है उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, कि छोटी चीज़ से भी किसी ने अंदर से एक फाइल निकाल के झाड़ दी, उसमें से धूल निकली तो 20-25 छींकें आ गई, ये सब सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव बन गए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो भी इम्प्रूव हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली यू फॉलिंग सिक विथ एलर्जिक राइनाइटिस या अस्थमा वो भी कम हो जाता है। तो अस्थमा में भी उसका काफ़ी सारा उपयोग बताया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सही शिक्षक के अंदर, गुरु के अंदर आपको वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं कीजिए। अगर आपने 5 या 10 मिनट के लिए बैठकर अनुलोम विलोम किया ना, नशा हो जाता है। सही बात है, ऑक्सीजन का नशा हो जाता है। ये नशा मैं खुद भी अनुभव करता हूँ। ऑनेस्टली आई थिंक अनुलोम विलोम स्पेशली, बहुत सारे प्राणायाम्स होते हैं, बट अनुलोम विलोम जो आपके दिमाग को अफेक्ट करता है, जो आपके एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट इन माय लाइफ। मार्शल आर्ट्स में, बचपन में मार्शल आर्ट्स बहुत किए थे, तभी हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते थे स्टैमिना के लिए। अब जाकर जब मैंने बायोलॉजी सीखी है थोड़ी जिंदगी में पॉडकास्ट के लिए, ये जाना है कि आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स इंप्रूव हो जाए। एब्सोल्युटली। ये कुछ कहना चाहोगे आप ब्लड ऑक्सीजन के बारे में? वही, मतलब हमारा पूरा लंग्स को हेल्दी रखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि लंग का काम ही वही है कि ऑक्सीजन लो, शरीर के हर सिस्टम में पहुंचाओ और हर सिस्टम अपने आप से अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि जब ऑक्सीजनेशन, हम काफ़ी बार ये देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जब अभी हम तो प्रिवेंटिव बात करें कि प्राणायाम कीजिए, ये नहीं करो, आप इंडोर पोल्यूशन कम कर दो वगैरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जिनको कोई लंग फाइब्रोसिस हो चुका है ऑलरेडी, या COPD है, अस्थमा है, कि दे आर फाइटिंग विद देयर डिसीज ऑफ द लंग, तो उसमें भी अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, जो मैंने फिजियोथेरेपी की भी बात कही थी, फिजियोथेरेपी ये एक, इट्स अ डिफरेंट वे टू ट्रेन योर बॉडी। उसमें हाथ पैर के भी हम एक्सरसाइज करवाते हैं, स्पेसिफिकली डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज, तो उसमें भी प्राणायाम का, अनुलोम विलोम का, इस सब का ओंकार जो बोला जाता है, जिस तरीके से मैंने सुना है कि देर आर 84 वेज ऑफ सेइंग इट एंड देर इज़ अ इंडिकेशन फॉर ईच। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कहेंगे, या वगैरह वगैरह। तो ये किसी ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन करोगे खुद को, तो उसमें ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल।
और मेट्रो सिटीज़ में हमारे जैसे मुंबई दिल्ली में हमें यही देखना है कि आजू बाजू में जो हो रहा है वो अपने कंट्रोल के बाहर है, राइट. जो आउटसाइड एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज लिटरली बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ अ कॉमन पर्सन. हमारे कंट्रोल में क्या है? तो इंडोर पोल्यूशन को ज़ीरो कर दीजिए जितना हो सकता है, एंड फोकस ऑन योर ओन हेल्थ बाय डूइंग योगा, स्पेशली प्राणायाम. अपार्ट फ्रॉम अगर आप जिम भी कर रहे हैं या आप कोई स्पोर्ट भी खेल रहे हैं तो भी प्राणायाम, बिकॉज प्राणायाम सिर्फ फेफड़े के लिए या डायफ्राम के लिए या सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाना इतना ही नहीं है. एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, माइंड को भी वो शांत करता है, या यू फील पॉजिटिव, यू फील. सो इट्स अ एक्सरसाइज फॉर द माइंड ऑल्सो. जिनको क्रॉनिक लंग डिसीजेस है, ऐसा देखा गया है कि उनमें आफ्टर बैटलिंग दैट एनी क्रॉनिक इलनेस फॉर दैट मैटर, वो इंसान साइकोलॉजिकली थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है. तो उसके लिए भी प्राणायाम नॉट ओनली हेल्पिंग हिज लंग्स एंड द ब्रीदिंग मसल्स बट ऑल्सो इंड्यूसिंग सम पॉजिटिविटी इन हिज माइंड. तो उसका बहुत बड़ा रोल है. पता है, कहते हैं कि जब आप एंग्शियस हो जाते हो, एंग्जाइटी फील होती है, तो आपकी ब्रेथ फास्ट हो जाती है. जी. और जब आप शांत होते हो जी, जब आप घर पे होते हो, रिलैक्स कर होते हो, आपकी ब्रेथ लंबी हो जाती है. जी. जैसे जब डीप एंड स्लो. जब आप खुश होते हो, आप स्माइल करते हो. पर ये भी सच है कि वो एक नर्वस पाथवे है कि ब्रेन को खुशी फील हो रही है, चेहरा स्माइल कर रहा है, पर वो रिवर्स नर्वस पाथवे भी एक्टिवेट हो सकती है. राइट. कि अगर दिन जस्ट नॉर्मल चल रहा है, अगर आप स्माइल करोगे तो खुशी महसूस होगी दिमाग को. उसी तरह अगर आपको अपनी खुद की एंग्जाइटी कम करनी है, ये कहा जाता है कि बैठकर लॉन्ग ब्रेथ लो. जैसे जैकी श्रॉफ ने हमारी शो पे ही कहा था, सांस लेते जा बिड़ू. एब्सोल्युटली राइट. वेरी वेरी वेल सेड. ये मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कंफर्म किया जी कि ब्रीदिंग का एक रोल रहता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना ही चाहिए. एंड सिर्फ लंबी सांस नहीं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. जब इफ़ यू आर डिस्टर्ब फॉर वॉट एवर, इफ़ यू आई ऑलवेज टीच माई पेशेंट्स कि पहले लेट जाओ बिस्तर पे, पैर थोड़े नज़दीक ले लो, कोई एक डायरी या पतली सी कोई बुक पेट पे रख दो, एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. कि मैं जब सांस ले रहा हूँ तो डायरी ऊपर आनी चाहिए, मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो अंदर जानी चाहिए. दैट इज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. दैट इज़ हाउ वी शुड बी ब्रीदिंग. हम जब पेशेंट्स को भी बोलते हैं लंबी सांस लो तपासते वक्त, तो ऐसा किया जाता है. वो नहीं, यहाँ से होना चाहिए. सो यस, सो डायफ्राम जो कपालभाति में करवाते हैं, जो रॉजर फेडरर भी करते हैं. रॉजर फेडरर जो टेनिस के सचिन माने जाते हैं. आई वोंट से कोहली, क्योंकि कोहली की मेंटालिटी अग्रेसिव है. सचिन की मेंटालिटी काम एंड कंपोज. रॉजर फेडरर बिल्कुल वैसे है. और उन्होंने सक्सेस देखा टिल ऑलमोस्ट एज 40 आई थिंक. जब उनसे पूछा गया कि आप एज 40 तक कैसे खेल रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि यार मैंने ना ब्रीदिंग सीखी है कि ब्रीदिंग नाक से करनी चाहिए और पेट से करनी चाहिए, ना कि मुंह से और ना कि छाती से. राइट. एब्सोल्युटली राइट. सो दैट इज व्हाट द डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज. दैट इज व्हाट आवर फिजियोथेरेपिस्ट्स टीच आवर पेशेंट्स. एंड जो अपने योगा गुरु रहेंगे जो प्राणायाम सिखाते हैं वो भी यही टीच करेंगे. जस्ट एक साइड कमेंट यू कैन से, हमने काफ़ी बार सुना है ना, उस व्यक्ति ने आखिरी सांस ले ली. इसका मतलब क्या है? तो हर व्यक्ति की सांसें डेजिग्नेटेड है. सपोज 1 करोड़ डेजिग्नेटेड है मेरे लिए, कि सिंस द टाइम आई एम बॉर्न आई एम डेजिग्नेटेड विथ 1 करोड़ ब्रेथ्स. आप और मैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है, वी आर ब्रीदिंग 14 to 16 टाइम्स पर मिनट. 1 मिनट में हम 14 या 16 बार सांस ले रहे हैं. तो अगर आप जितनी अच्छी और लंबी सांस लोगे तो आप 14 का 12 भी कर सकते हो. ये जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो टीचर्स हैं हमारे, या जो जिनको 3 घंटे की नींद पे वो काम कर सकते हैं दिन भर, ऐसे जो लोग हैं, हमें मालूम है वो कौन लोग हैं, वो ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं. वो ब्रीदिंग उनकी नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीद यू कंट्रोल. सी टर्टल्स जो है वो 100-200 साल क्यों जीते हैं? बिकॉज उनका ब्रीदिंग इज 6 to 8 पर मिनट. तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू ब्रीथ. तो अगर मैंने 1 करोड़ सांसें मेरी 5 साल में इस्तेमाल कर ली तो 1 करोड़ पे मशीन बंद. आई थिंक बहुत सारे लिसनर्स खुद के पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, खुद के प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट इस आखिरी सेक्शन में हम फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे. हम मोस्टली सारे भारत में ही हैं, सारे लिसनर्स भी हम श्योर 90% भारत में ही हैं. भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी बातें नहीं होती. उस प्रॉब्लम का नाम है टीबी,
जी आपने उस रूम में टीबी को हाईलाइट किया। जी आपने कहा कि स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे, प्राणायाम सब कवर करेंगे, पर जी। टीबी कवर होना ही चाहिए। जी, क्यों सर? क्योंकि टीबी ने हमें बहुत सालों से परेशान करके रखा है, अपने देश को। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कह सकते, लेकिन हमारे देश के बारे में अगर बात करेंगे तो जो एनालिसिस है बरसों से वो ऐसा है, WHO के जो आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो मैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस में नहीं कहूँगा, मैं सिंपली ये कहूँगा कि आज भी हर 15 मिनट में एक व्यक्ति टीबी के वजह से हमारे देश में मर रही है, आज भी। जबकि टीबी किस जंतु से होता है ये डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने दुनिया को जाहिर किया कि इस जंतु की वजह से होता है। ओवर द पीरियड काफ़ी सारी रिसर्च होके 1940s 50s से लेके 70s तक काफ़ी अच्छी दवा, अभी भी बहुत ज़्यादा सर्च चालू है। रिसेंटली भी 10 साल पहले कुछ दवा ऐड हो गई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 150 साल से हमें मालूम है कि टीबी किस जंतु से होता है, पिछले 80 साल से मालूम है कि उसके लिए क्या क्या दवा दी जा सकती है, और फिर भी आज ये हालत है कि हर 15 मिनट में हमारे देश में एक व्यक्ति टीबी की वजह से मर रहा है। जंतु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी करके वो फेमस है। अभी उस फैमिली के भी कम से कम अलग 150 जंतु हैं जिससे भी ह्यूमन इन्फेक्शंस होते हैं, ह्यूमन या एनिमल इन्फेक्शंस, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सिंपली कॉल्ड टीबी इज़ द मेनास। तो हमारे गवर्नमेंट ने भी एक उद्देश्य रखा है कि 2025 तक हम इसको इरेडिकेट करेंगे। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट उद्देश्य है, अभी हम उसके लॉजिस्टिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि टीबी जो है वो 100 में से 70 लोगों में फेफड़ों में होता है, और बाकी बचे हुए 30 लोगों में एक्स्ट्रा पल्मोनरी हम जिसे कहते हैं, कि कभी किसी को गले में गांठी आ गई या मेनिंजाइटिस हो गया या हार्ट के बाजू में जो कवरिंग है उसमें पानी हो गया या इंटेस्टाइन में हो गया वगैरह वगैरह। अभी ये जो 70 लोग हैं जिनको फेफड़े में टीबी है, उनके खांस के छींकने की वजह से टीबी फैलता है। सॉरी, एक छोटा सा सवाल है, इज इट ट्रू कि वो जो जंतु का नाम आपने लिया, क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या ये हम सारों के लंग्स में है? थोड़ा सा काइंड ऑफ, दैट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट दैट यू हैव मेड, कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम इतने एक्सपोज्ड है टीबी के वजह से कि मोर और लेस वी आर एक्सपोज टू इट सम टाइम इन आवर लाइफ। हम एक्सपोज हो चुके हैं, हर भारतीय के फेफड़ों में टीबी है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। लेकिन हमारी अगेन दिस ब्यूटीफुल मशीन मेड बाय मदर नेचर, हमारी इम्यूनिटी उसको फाइट करके उसको ख़त्म कर देती है। तो हम इन्फेक्टेड है लेकिन डिसीज्ड नहीं है, बीमार नहीं है टीबी की वजह से, हम इन्फेक्टेड है। और दूसरी बात, हमको जो BCG का जो टीका लगाया जाता है हर बच्चे को अपने देश में पैदा हुए, तो उसका उद्देश्य भी यही है कि आगे जाके टीबी या तो ना हो, अगर होता है तो उसका सीवियरिटी कम रहे। ये जानलेवा हो सकती है, ये जानलेवा हो सकती है। ओके। उसका इलाज है, उसमें भी मतलब ससेप्टिबल टीबी है जिसको हम फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ट्रीटमेंट 8 या 9 महीने का देते हैं, या अगर कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो उसमें 18 या 24 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट थैंकफुली नाउ गवर्नमेंट के हर सेंटर में अवेलेबल है, प्राइवेटली भी दिया जाता है। देयर आर सर्टन ड्रग्स विच आर ओनली विद गवर्नमेंट सेटअप। तो हमें उस तरह के जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स है उनको गवर्नमेंट सेटअप में भेजना होता है, लेकिन दे कैन फॉलो अप विद अस डिस्पाइट ऑफ मी बीइंग अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर। मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक दौर चल रहा है। लेकिन ये इसके लिए मैं थोड़ा सा एक साइड ट्रैक लेना चाहता हूँ कि कोविड के दरमियान हमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। हमने क्या किया, जब कोविड आया तब हमको क्या मैसेज दिया गया था? एक तो 6 फीट की दूरी रखिए, हैंड वॉशिंग, wearing a mask and cover your cough and do not spit। तो हम अगर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके, मेरा एक ये दिस इज़ व्हाट यू कैन से, एक मेरा दुखती नस है कि हमारे देश में बहुत थूकते हैं और उसका सोशल इलाज कैसे करें मुझे मालूम नहीं। ब्यूरोक्रेट्स ने करना है, सिस्टम ने करना है, कैसे करना है मुझे मालूम नहीं। जितना स्ट्रिक्टनेस के दरमियान था कि आपने मास्क नहीं पहना है आप या फाइन भरो या जो भी है, उस तरह की कार्रवाई या उस तरह का स्ट्रिक्टनेस हमारे देश में थूकने पे होना चाहिए। मैं उपाय दूं प्लीज। उपाय ये है कि हर देशवासी को ये जानना चाहिए कि भारत का नाम ना इंटरनेशनल सर्किट्स में अब खराब है लैक ऑफ हाइजीन की वजह से। लोग भारत नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत गंदी जगह है।
करेक्ट। और दुख देने वाली बात यह है कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज भारत ज़्यादा गंदा है। हमें लिटर नहीं करना चाहिए और यहाँ थूकना नहीं चाहिए। Absolutely. जब भी आप भारत के धरती पर थूक रहे हो तो आप देश के प्रति नाइंसाफी कर रहे हो Correct. और देश को हानि पहुंचा रहे हो, ये याद रखो। बस इतना कहना। एब्सोल्युटली राइट। एंड वो जब थमेगा, ये थूकने की आदत जब बंद हो जाएगी, तब टीबी का आधा बर्डन ऐसे ही कम हो जाएगा। आज जो पूरा बर्डन है सिस्टम के ऊपर कि टाइम पे डायग्नोसिस कीजिए, उनको दवा मिलनी चाहिए। अभी इतना 140-145 करोड़ का देश है हमारा, इतने सारे टीबी पेशेंट्स हैं, तो सिस्टम के ऊपर भी लोड रहता है कि हर गवर्नमेंट सेंटर में, हर जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनर्स है जिनके पास ये दवा पहुंचनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। हम अगर थूकना बंद कर दे तो आधा अगर टीबी की संख्या ऐसे ही कम होगी, क्योंकि अगर मुझे टीबी है और मैंने थूक दिया तो उसमें से और 10 लोग इन्फेक्ट होने वाले हैं। ये हम कब तक सीखने वाले हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सीखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और तभी हम इस मेनास को कंट्रोल कर सकते हैं। इरेडिकेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। टीबी तो इजिप्शियन ममीज़ के एक्सकेवेशन में भी टीबी के आसार मिले हैं, या मतलब कहने की बात यह है कि बरसों से आयुर्वेद में भी टीबी के बारे में लिखा गया है। तो टीबी हैज़ बीन देयर, या देयर आर सर्टन वायरसेस जो हमको ख़त्म कर देंगे, वो नहीं ख़त्म हो सकते। इतने लाखों सालों से ये बैक्टीरिया वायरसेस चले आ रहे हैं और इंसान की या किसी भी प्राणी की और इन बैक्टीरिया वायरसेस की एक कांस्टेंट फाइट है। ये शायद लंग्स की दुनिया में स्मोकिंग के अलावा भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, टीबी। इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू मी सोल्यूशन पहले तो ये है कि मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। Yes. अगर आपको टीबी हो रहा है। टीबी के अर्ली साइंस क्या होते हैं? अगर पल्मोनरी है तो 3 हफ्ते की खांसी है, खांसी में खून आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब फेफड़े के बाहर है, तो जो सिस्टम में वो बीमारी पकड़ी है वहाँ के सिम्टम्स रहते हैं। जैसे कि किसी को अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड हम बोलते हैं, तो गर्दन में अगर गांठ आ गई है तो वो टीबी की हो सकती है। किसी को हेडेक हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रहा है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब बहुत जोर से वॉमिटिंग, लिटरली एज इफ यू आर थ्रोइंग अ रॉकेट, दैट काइंड ऑफ। देन मेनिंजाइटिस के आसार है। अगर मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन का जो कवरिंग है उसको इन्फ्लेमेशन टीबी के वजह से होना, या अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जॉइंट पे होता है, तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ऑल्टरनेट होना, अगेन वज़न कम होना, बुखार आना, ये भी कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। एक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यार डाइट पर ख्याल रखो, लाइफस्टाइल पर ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, हाई प्रोटीन डाइट खाओ, Absolutely. पानी ज़्यादा पियो, Right. हेल्दी खाना खाओ, राइट, अच्छे से स्लीप पर फोकस करो एब्सोल्युटली, और हेल्दी रहो। एब्सोल्युटली। मतलब A to Z जितने भी डॉक्टर्स आए शो पर सारों ने हेल्दी लाइफस्टाइल को हाईलाइट किया है, राइट? एब्सोल्युटली प्रिवेंटिव मेडिसिन इज बेटर देन इज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ओके। एक आखिरी सेक्शन है सर, डेफिनेटली। स्लीप एपनिया, ओके जिसकी शुरुआत होती है खर्राटों से, स्नोरिंग से, जी, पर ये एक बहुत जानलेवा चीज़ भी बन सकती है बन सकती है। जिसका नाम है स्लीप एपनिया, जी करेक्ट? जी, भारत में कॉमन है, काफ़ी कॉमन है, बढ़ती भी जा रही है। अगेन कमिंग बैक टू द लाइफस्टाइल थिंग, ओबेसिटी बढ़ते जा रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ते जा रही है, मोटापे की वजह से। मोटापे की वजह से एक फैक्टर है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में जो पतले भी हैं, लेकिन उनके जो हम फेरेंजियल मसल जिसको बोलते हैं, जो अपर एयरवेज है अपने ऊपरी सांस की नली का, उसके जो मसल्स है वो वीक हो जाते। तो स्लीप एपनिया मतलब क्या? एपनिया मतलब सांस बंद होना, स्लीप एपनिया मतलब नींद में सांस बंद होना। एंड स्नोरिंग मतलब क्या? तो ये जो अपनी जो ऊपरी एयरवे है, एयर पासेस थ्रू अ ट्यूब विथ हाई प्रेशर, तो बेसिकली सांस अंदर लेते वक्त सांस की नली सिकुड़ जाती है जी, और सांस छोड़ते वक्त खुल जाती है नींद में। ओके, तो सांस अंदर जा रही है और सांस की नली बंद हो रही है, ये क्या भाई? तो लेकिन वो उस वक्त नींद में यही प्रिंसिपल पे हमारा ब्रीदिंग चलता है, और वो जो मसल्स है उस सांस की नली के, वो एक दूसरे में पटकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नोरिंग। और कुछ वक्त वो इतने क्लोज रहते हैं, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, कि तब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन ब्रेन को होती नहीं है। तो फिर ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं वहाँ पे कि भाई तुम लोग तो सो गए, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लीज़ जाग जाइए। तो फिर वहाँ पे इम्पल्सेस जाते हैं, वो सिस्टम वापस ओपन होके काम करना शुरू करती है, वापस ये चक्कर चालू रहता है। अभी हमें नींद की क्यों ज़रूरत है?
हम क्यों सोते हैं या ब्रेन को नींद की क्यों ज़रूरत है। तो आज के पूरे दिन में जो आपने भागा दौड़ी की, उसमें जो भी गलत तरीके के हार्मोन्स केमिकल शरीर में जमा हो गए थे, उनको क्लीन करके दूसरे दिन के लिए आपको आपके बॉडी को तैयार करना, ये ब्रेन का काम है। अच्छे वाले हार्मोन्स केमिकल्स को लिटरली सेट कर देता है ब्रेन। लेकिन ये जब चल रहा है कि हम ब्रीदिंग मसल्स बंद हो रहे हैं, ब्रीदिंग पाइप बंद हो रही है और ब्रेन को वही एक काम पे लगा हुआ है ब्रेन, तो ये दूसरा वाला जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं कर पाया और उसके चलते फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। डेथ भी हो सकती है एंड सडन डेथ ड्यूरिंग स्लीप कैन हैपन। लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रीटेबल कंडीशन जिसको स्लीप स्टडी किया जाता है। ओवरनाइट पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि कितने बार स्नोरिंग की, पल्स कितनी थी, ऑक्सीजन लेवल कितनी थी, वगैरह वगैरह। चेक कैसे किया था? देयर इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड। अच्छा। एंड हम सब ने पल्स ऑक्सीमीटर तो देखा है ड्यूरिंग कोविड टाइम। देयर इज़ अ स्मॉल कैन्युला विच इज़ पुट इन द नोज एंड वो पैरामीटर्स चेक होते हैं। अगर उसमें अबनॉर्मलिटी है तो सेकेंड नाइट को, जिसको हम ऑटो टाइट्रेशन कहते हैं, एक छोटा सा मशीन रहता है विच लुक्स लाइक अ स्मॉल टेलीफोन यू कैन से, उसको पाइप और मास्क रहता है। तो मास्क पहन के वो बैटमैन का विलन था बेन तो उस तरह का नहीं, आई एम नॉट जस्ट जोकिंग, इतना डरावना नहीं रहता है वो। एक छोटा सा मास्क रहता है। तो when you wear that mask and switch on that machine starts pressurizing the air that you are taking. Okay. Basically hose pipe का कैसा प्रिंसिपल है, आप पौधों को पानी देते हो, थोड़ा सा उंगली रखते हो, पानी प्रेशराइज होके you are giving water to the plants. तो सिमिलरली जो हवा हम ले रहे हैं रात की नींद में, उसको प्रेशराइज करने का काम ये मशीन करता है, जिससे ये सांस की नली खुली रहती है। अच्छा। ताकि ये एपनिया चीज़ होती नहीं है, ताकि नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ताकि आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड के इंडाइसिस इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन जो ओबीस व्यक्ति है उसके लिए ये एक टेम्पररी सोल्यूशन हो गया कि रोज़ रात को ये मशीन लगा के सो जाइए, ये उसका राइट नाउ दैट इज़ द सोल्यूशन। बट द अल्टीमेट सोल्यूशन इज टू गेट rid ऑफ द वेट, बिकॉज अनलेस यू डू दैट यू आर स्टक विद दिस मशीन। ओके। अर्ली साइंस क्या है? क्योंकि अक्सर ना आपको अपने पार्टनर के वजह से पता चलता है कि यार आप खर्राटे मार तो, या फैमिली की वजह से पता चलता है, यही होती है अर्ली साइंस। काफ़ी बार वही होता है कि जो स्पाउस है या कोई फैमिली मेम्बर है वो लेके आता है कि दूसरे रूम में भी आवाज़ आ रही है, हम तो सो ही नहीं पा रहे, इतने खर्राटे ले रहे, एंड बीच में वो सांस लेते लेते हैं सांस बंद हो जाती है एंड 1 मिनट के लिए सांस ले ही नहीं रहे हैं, हम उनको जगा रहे, सांस नहीं ले रहे, एंड सडनली वापस सांस शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं चाइन स्ट्रोक ब्रीदिंग। एक पैटर्न रहता है उसका, सांस एकदम उसका क्रिसेंडो पे आ जाती है, ब्रीदिंग की पैटर्न, स्नोरिंग, एंड सडनली इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग। तो जनरली दैट इज़ हाउ द पेशेंट इज़ ब्रॉट। एंड कॉमन सिम्टम्स इसकी डे टाइम सोमनोलेंस, जिसको हम बोलते हैं कि दिन में भी नींद आ रही है, ऑफिस में मीटिंग में बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है। सिग्नल पे अगर आप एक्सप्रेसवे पे हो, मुंबई के ट्रैफिक में तो आप चांस नहीं सो सकते हो, लेकिन आप अच्छे से अगर आराम से 60-70 के स्पीड पे किसी एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो, लोग सो सकते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। दैट इज़ वेरी डेंजरस। एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, काफ़ी बार जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है हमारे कलीग्स, जो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करे कि भाई मैं तो सब दे रहा हूँ, डायबिटीज़, बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इनका स्लीप का इवैल्यूएशन कीजिए। और काफ़ी बार वो वैसा रहता है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट का वेट 2015 में 242 kgs था। माय गुडनेस। और मेरा पहला जॉब इन लाइफ बिफोर यूट्यूबिंग वाज फिटनेस ट्रेनर, तो मैं उनको ट्रेन करता था। वाओ। और तब उनका थोड़ा सा वेट लॉस कराया था। राइट। अब आज वो बहुत फिट हो चुके हैं, देश के एक फिटनेस आइडल बन चुके हैं। वाओ। पर उन्होंने मुझसे तब कहा था कि उनका वेकअप कॉल पता क्या था? क्या? स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, कि ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड ऑलमोस्ट डाइड इन हिज स्लीप। करेक्ट। ये उन्होंने पब्लिकली भी कहा है, शो पर भी कहा है जी कि यार स्लीप एपनिया हुआ था, पर एक वो वेकअप कॉल चाहिए रहता है कि मौत के पास ऑलमोस्ट उसको टच करके बच जाना, वहां तक मत पहुंचो। ये सब बोलने का लॉजिक यही है। करेक्ट। तन्मय भी खुद यही कहेगा कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि हेल्थ तो बेनिफिट होती है, पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप क्वालिटी, सब कुछ बेनिफिट हो जाती है। खुश रहोगे हेल्दी बन के। एब्सोल्युटली। सर यही था आज का पॉडकास्ट। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। आई होप यू ऑल्सो एंजॉय। अरे सर ग्रेट पॉडकास्ट। आई फील कि हमारे देश के सारे प्रो और एमेच्योर एथलीट्स तो ये देखेंगे ही,
होपफुली देश के सारे स्मोकर्स और वेपर्स भी देखेंगे. राइट. बट एनी लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस सर? हेल्थ इज वेल्थ. एंड जैसे मैं कहता हूँ श्वास एव जीवनम, ये एक्चुअली मेरे जो बॉस है डॉक्टर जयसिंह फड़तरे, उनका ये काइंड ऑफ यू कैन से स्लोगन है जी. श्वास एव जीवनम, ब्रीदिंग इज लाइफ. उस ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए. आपको अगर किसी भी चीज़ की खांसी आ रही है जो 2-3 हफ्ते चल रही है, या ब्रेथलेसनेस जो अनयूजुअल है, या खर्राटे आप ले रहे हो, वज़न कम हो रहा है, खांसी में खून आ रहा है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एक चेस्ट फिजिशियन, जिनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं टेक्निकली, आप तुरंत उनके पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए और आगे के जो भी स्टेप्स उन्होंने कहे हैं वो कीजिए. Healthy lifestyle, as every other doctor and all of us now know, it is not a rocket science. Going back to our healthy lifestyle, which was there for maybe for thousands of years, we have to revert to that. आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करें वो हमारा one-on-one चैलेंज रहेगा. हर व्यक्ति का अपना अपना चैलेंज रहेगा वो. लेकिन प्राणायाम हर कोई कर सकता है, सूर्य नमस्कार हर कोई कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, कोई खेल आउटडोर स्पोर्ट खेल सकता है, जिम जा सकता है. ये प्लीज़ ज़रूर कीजिए. कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं कीजिए. जितना हो सके आपके कोमॉर्बिडिटीज़ के हिसाब से हाई प्रोटीन डाइट आपके न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ के आप फॉलो कीजिए. एंड एज वी कीप सेइंग, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. ओके डॉक्टर गर्डे, मज़ा आ गया आपके साथ. एक लास्ट टास्क बचा है हमारा जी. हमें जाकर सारे सेंटर्ड कैंडल्स को फेंकना है. प्लीज प्लीज. बेचारे सेंटर्ड कैंडल्स. पर थैंक यू सर, मज़ा आ गया आपके साथ. माय प्लेजर. थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुतों को बहुत सारी चीज़ों को सीखने का चांस मिला आज, एंड बहुत वैल्यू ऐड किया आपने थैंक यू सो मच भारत में. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट. बहुत सारे मेडिकल एपिसोड्स बनाए हैं, उन सारों को हम लिंक कर देंगे नीचे. प्लीज़ गो चेक इट आउट. बहुत कुछ सीखोगे आप खुद के बॉडी के बारे में, खुद के बायोलॉजी के बारे में, खुद के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के तरीके भी आप पिकअप करोगे इन एपिसोड्स के थ्रू. डेफिनेटली स्टे इन टच विद द बियर बाइसेप्स TRS मेडिकल सीरीज. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणबीर एंड द टीम, लॉट्स ऑफ लव. सीखते जाओ, हेल्दी बनते जाओ.